कानून एक ऐसा तरीका है जिसे नागरिकों की जिम्मेदारी, राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की नींव बनाने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आज की कहानी में हम कानून के सबसे डार्क साइड को देख पाएंगे। हे फैमिली, मूवी स्ट्राइप फिर ले आई है 2015 की क्राइम थ्रिलर साउथ कोरियन मूवी द क्रॉनिकल्स ऑफ इवल और IMDb रेटिंग 6.8। दोस्तों, अगर कहानी एंजॉय कर रहे हैं तो साथ ही ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट्स कर हमें अपना सपोर्ट भी देते रहे। तो कहानी शुरू करें। कुछ पुलिसकर्मी एक आदमी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वही उस आदमी का बेटा खड़ा होकर रो रहा था। अब दिखाता है पुलिस चीफ चोई को उनके काम के लिए पुलिस विभाग से राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है। पुलिस कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से चीफ चोई को बधाई देते हुए कहते हैं कि वो कुछ दिनों तक किसी भी मुश्किल या झमेले में ना पड़े। चीफ चोई सभी चीजों के लिए कमिश्नर को धन्यवाद देने के बाद पुलिस स्टेशन आए। वहाँ उनके विभाग के सभी लोग उन्हें बधाई देते हैं। उनके 2 जूनियर हैं, एक है डोंग और दूसरा डिटेक्टिव हो। चोई डोंग को अपने केबिन में बुलाकर कहते हैं कि वो भावुक होकर किसी केस को हल न करे, नहीं तो वो यहाँ टिक नहीं पाएगा, क्योंकि डोंग ने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है। इसके बाद चीफ चोई ने कहा, मेरे परिवार में तो मुझसे ज्यादा तुम्हें पसंद किया जाता है, खासकर मेरा बेटा। और फिर उसने उसे घर डिनर के लिए इन्वाइट किया। चोई की अपनी प्रति केयरिंग देखकर डोंग को बहुत ही अच्छा लगता है। अब रात में डिपार्टमेंट के सभी ने चोई के लिए पार्टी रखी और सब ने मिलकर चोई को एक बैज गिफ्ट किया। डोंग ने खुद से चोई को बैज पहनाया। पार्टी के बाद सब ने चोई को कार तक छोड़ा। चोई के काफी थके होने की वजह से उनकी कार में ही आंख लग गई। जब आंख खुली तो उसने देखा कि टैक्सी उसके पते से काफी आगे निकल चुकी है। उन्होंने अपनी पहचान बताकर ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन ड्राइवर उसकी कोई बात नहीं सुन गाड़ी सीधे चलाता रहता है। वो उसे कई बार रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्राइवर गाड़ी को एक सुनसान जगह पर लाकर रोकता है। फिर वो एक चाकू निकालकर गाड़ी से बाहर निकला। चोई ने उसे चाकू फेंक देने को कहा और पूछा, तुम्हें किसने भेजा है, क्या चाहते हो तुम? ड्राइवर कोई जवाब न देते हुए उस पर सीधा हमला कर देता है। चोई बचने के लिए ड्राइवर से जोरदार संघर्ष कर रहा है और एक समय में अपनी जान बचाने के लिए चोई ने ड्राइवर को मार डाला। चोई समझ नहीं पा रहा कि अब वो क्या करे। पुलिस होते हुए भी उसके हाथों से एक खून हो चुका है। कोई रास्ता न पाकर पुलिस स्टेशन कॉल करने ही जाता है कि ठीक तभी कमिश्नर का उसे कॉल आया और कहा कि वो अभी डिप्टी कमिश्नर के साथ है और वो उसकी प्रमोशन के लिए उनसे बात की है। वो चाहते हैं कि चोई किसी भी तरह के झमेले में ना पड़े। चोई प्रमोशन की चिंता में किसी को कुछ नहीं बताता और घर लौटते वक्त वो अपने फिंगरप्रिंट्स सभी जगह से मिटा देता है। अगले दिन सुबह एक लड़की सड़क पर क्रेन में लटकी हुई एक डेड बॉडी को देख चिल्ला उठी। पुलिस वहां पहुंचकर जांच शुरू करती है। डोंग ने फोन कर चोई को केस की जानकारी दी और वहां पहुंचकर चोई डेड बॉडी देख चौंक उठा, क्योंकि ये तो वही आदमी है जिसे उसने कल रात मारा था और अब उसे ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करना है, जिससे कि वो बहुत चिंतित हो उठा। अब यहाँ जूनियर ऑफिसर डोंग उस मृतक आदमी की टैक्सी चेक करता है, जहाँ उसे वही बैच मिला जो उन्होंने कल रात चोई को गिफ्ट किया था। हक बकाया डोंग कुछ भी ना समझकर उसने वो बैच छुपा लिया। अब इस केस को लेकर बहुत सी खबरें शुरू हो गई। पुलिस कमिश्नर सभी को बुलाकर जल्द से जल्द केस सुलझाने को कहते हैं और चोई को इस केस की जांच का जिम्मा देते हैं। पुलिस टीम विक्टिम का नाम और बाकी डिटेल्स का पता लगाती है। विक्टिम एक ड्रग्स एडिक्ट था। तब चीफ चोई ने पूछा, तुम्हें क्या कोई DNA सैंपल या फिंगरप्रिंट्स मिला है? डिटेक्टिव हो ने बताया कि खूनी ने कोई सबूत नहीं छोड़ा, लेकिन अगर आसपास के CCTV फुटेज को जांचे तो पता चल जाएगा कि उस टैक्सी में कौन कौन चढ़ा था। हत्यारा उन्हीं में से ही कोई एक होगा। अब डिटेक्टिव हो ने टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया और वो सभी CCTV फुटेज चेक करने लगे। डिटेक्टिव हो ने चोई को बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में खून के सैंपल मिले हैं। खून करने के दौरान हुई भिड़ंत में विक्टिम के नाखूनों के अंदर हत्यारे के DNA सैंपल पाए गए हैं। कोई शक के दायरे में आया तो वो इसे मैचिंग कर हत्यारे की पहचान कर पाएंगे। अब इधर पुलिस टीम को गाड़ी का नंबर ट्रेस कर लोकेशन का भी पता लग गया और फिर इसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि असल में खून चोई ने किया है, इसीलिए वो चोई को गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन ये सब कुछ असल में चोई का एक सपना था, इतना ही वो पकड़े जाने के आतंक में है। तभी डिटेक्टिव हो ने आकर बताया टैक्सी किस किस जगह से गुजरी थी। अब चोई उस रात टैक्सी ने जो रास्ता दिया था उस रास्ते के CCTV फुटेज को हटाने की कोशिश कर रहा है। बहुत मेहनत से वो फुटेज हटा भी देता है, लेकिन उन्हें डोंग ने देख लिया। डोंग उस बैच की ओर देखकर सोचता है, आखिर ये बैच टैक्सी में कैसे आया और चीफ चोई क्यों एविडेंस छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके बाद वे सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी को देखते हैं जो टैक्सी के पीछे डिक्की से विक्टिम की बॉडी को बाहर निकाल रहा है। डोंग के इस बात को बताते ही सभी यही मान लेते हैं कि यही आदमी हत्यारा है और उसे ढूंढना शुरू कर दिया। जब वे गाड़ी से जा रहे होते हैं तभी डोंग उसी आदमी को गाड़ी के सामने देख पहचान लेता है और वो आदमी तुरंत पुलिस को देख वहाँ से भागने लगता है। चोई ने सभी को फिर से टीमों में बांटकर उस आदमी को पकड़ने को कहा। जब सभी अलग अलग उसे ढूंढ रहे होते हैं तब चोई के हाथ वो आदमी लग जाता है। पकड़े जाते ही वो कुछ पूछे जाने से पहले कहने लगा, मैंने खून नहीं किया है, बल्कि मुझे तो उस जगह जाने को कहा गया था, लेकिन मैंने तो वहाँ जाकर देखा कि उसके पहले ही वो मरा हुआ था। मैंने सिर्फ उसकी बात के अनुसार काम किया और बॉडी को वहाँ से हटाकर गा दिया। चोई ने तब पूछा, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने ऑर्डर दिया था? लेकिन वो आदमी कुछ बता नहीं पाया। तभी चोई ने बाकी पुलिस वाले को आते देख उस आदमी को साथ ही साथ गोली मार दी। चोई खुद भी जानता है कि यह आदमी खून का दोषी नहीं है, लेकिन खुद को बचाने के लिए उन्होंने एक निर्दोष को मार डाला। जांच पड़ताल में पता चलता है कि उस आदमी का नाम ली था। उसके फोन रिकॉर्ड से पुलिस को विक्टिम के साथ किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट तो नहीं मिला, लेकिन दोनों के फोन से एक नंबर जरूर मिला है। पुलिस कमिश्नर ने चोई से कहा, हमें पता नहीं कि वो असल में खूनी है भी या नहीं, तो तुमने उसे गोली कैसे मारी? उस वक्त वहाँ सभी चोई का पक्ष लेते हुए गवाही देते हैं कि चोई ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उसे गोली मारी थी। अब पुलिस कमिश्नर ने प्रेस को बताया कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगा कि ली खूनी है या नहीं। यही खबर कोई एक व्यक्ति कमरे में बैठकर देख रहा होता है और वही था इस पूरे मामले के पीछे का असली शख्स, मगर उसका चेहरा अभी तक नहीं दिखाया गया। इधर डिटेक्टिव हो डोंग को हमेशा कुछ सोचते कुछ चिंता करते हुए देख उसके पास आकर पूछा, तुम हमेशा किस बारे में सोचते हो? तब डोंग बोला, आपको नहीं लगता कि चीफ चोई अभी कुछ समय से कुछ अजीब तरह का व्यवहार कर रहे हैं? वो हमेशा चुप रहते हैं। डिटेक्टिव हो ने डोंग को कहा, ऐसा कुछ नहीं है, इस केस को लेकर वो बहुत दबाव में है। इसके अलावा उनके हाथ से एक सस्पेक्ट की मौत भी हो गई है। उनकी जगह कोई भी होता तो उसका भी यही हाल होता। दूसरी तरफ चोई उस ड्रग्स डीलर के पास आया जो ड्रग ली के शरीर में पाए गए हैं। वो ड्रग डीलर को खूब मारता है, लेकिन वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि ये ड्रग्स वो अभी भी बेचता है। लेकिन बहुत मार खाने के बाद में आखिर में वो मान गया। 1 साल पहले उसने ये ड्रग बेचा था और चोई को एक मूवी एक्टर्स के बारे में बताता है जो कि पिछले साल ड्रग स्कैंडल में गिरफ्तार भी हुआ था। चोई उस एक्टर की सारी जानकारी निकालता है। फिर पुलिस स्टेशन आने के बाद डिटेक्टिव हो ने बताया कि ली के साथ वो डीएनए टेस्ट मैच नहीं कर रहा, वो खूनी नहीं है, जो कि चोई ये बात पहले से ही जानते थे। अब इधर डीएनए टेस्ट मैच न होने पर पुलिस कमिश्नर चोई पे बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि उन्होंने मीडिया से कहा था कि डीएनए टेस्ट के बाद साबित हो जाएगा कि ली ही खूनी है, और अब जब ये बात झूठी साबित हुई है तो मतलब चोई ने एक निर्दोष इंसान पर गोली चलाई है, और ये उनके पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी बदनामी की बात है। थोड़ी देर सोचने के बाद कमिश्नर ने चोई से कहा, ये डीएनए रिपोर्ट कभी हुई ही नहीं थी और सीसीटीवी फुटेज ही ली को खूनी साबित करने के लिए काफी है। इतना कहकर वो इस केस को यही बंद करने का आदेश देते हैं। वो लोग अपनी रेपुटेशन के लिए इसी तरह काम करते हैं। खैर, अगले दिन चोई उस कंपनी से मिलने आया जिसने एक्टर किम को लॉन्च किया था। वहाँ जाकर चोई को पता चला कि किम स्कैंडल के बाद से छिपा हुआ है, लेकिन किम ने हाल ही में उनसे संपर्क किया था। उसने ये भी बताया कि किम एक गे है। अब चोई ने उनसे किम के घर का पता लिया। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में चोई ने जिस सीसीटीवी फुटेज को चोरी किया था, डोंग उसी फुटेज की एक और कॉपी लेकर आता है और उस फुटेज को देखकर वो श्योर हो गया कि चीफ चोई ही उस रात उस टैक्सी में बैठे थे। इधर इन सबसे बेखबर चोई किम के घर जाकर उस कमरे की कुछ तस्वीरें खींचता है, लेकिन वहाँ किम नहीं मिला। दूसरी ओर ये सब देखकर डोंग बहुत तनाव में था, इसीलिए वो सीधे चोई से मिलने आया। डोंग ने कहा, मैं अपने सीनियर का बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे एक क्राइम सीन पर उनकी कुछ पर्सनल चीजें मिली है। पहले मैंने सोचा शायद ये कोइंसिडेंस है, लेकिन फिर मैंने उन्हें सबूत चोरी करते देखा, इसीलिए मैं उसी एविडेंस की कॉपी लाकर देखता हूँ और मैंने देखा कि वही असली खूनी है। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? फिर मैंने सोचा शायद उनका ऐसे करने के पीछे कोई कारण होगा। डोंग तब वो बैच और सीसीटीवी फुटेज की कॉपी देते हुए बोला, मुझे पता है आप सब कुछ सही कर लोगे और सही फैसला लोगे। इस वाक्य से चोई बहुत ही निराश हो गया। अब तो डोंग भी जान चुका है कि उसी ने ये खून किया है। इधर उसी मीडिया कंपनी का चोई को कॉल आया
बताया कि किम ने उन्हें कांटेक्ट किया था और किम उसके बारे में सब जानता है और वो तुमसे एक बार मिलना चाहता है। अब जोई उस पते पर जाता है जहाँ उसे कई जगहों के नाम दिखाई देते हैं। तुरंत उसने डिटेक्टिव हो को कॉल कर उन सभी जगहों की जानकारी जुटाने को कहा। फिर डिटेक्टिव हो ने जोई को बताया कि उन जगहों पर जो भी मरे हैं वो सभी पुलिस थे। उन सभी पुलिस वालों का नाम सुनकर जोई को अपने अतीत की एक घटना याद आ गई। कई साल पहले एक कैसीनो में 12 लोगों को जहर देकर मार दिया गया था और इस केस की जिम्मेदारी जोई और पुलिस कमिश्नर समेत कई और ऑफिसर को सौंपी गई थी। वो कई सस्पेक्ट को पकड़ तो लाए थे लेकिन असली खूनी को पकड़ नहीं पाए। इस मामले पर कई रिपोर्ट भी न्यूज में आई। केस को सुलझा न पाने पर डिप्टी द्वारा पुलिस कमिश्नर समेत अन्य लोगों को कड़ी फटकार सुनाई गई और इसी कारण केस को जल्दी सुलझाने के लिए पुलिस कमिश्नर एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति को सस्पेक्ट मानकर पकड़ ले आते हैं। पुलिस कमिश्नर ने इसके बाद मीडिया में रिपोर्ट जमा दी जिसमें बताया गया कि वो आदमी कैसीनो में काम करता था और उसने ड्रिंक में जहर मिलाकर उन 12 लोगों को एक साथ मार डाला। अब जोई उसी आदमी के बेटे का नाम जानना चाहा तो पता चला कि असल में वो छोटा बच्चा यही एक्टर किम है। जोई उस दिन की घटना याद करने लगा। वहाँ उस मानसिक रूप से बीमार आदमी का बेटा भी खड़ा था जो अपने बाबा को पुलिस पकड़ के ले जाने के लिए बारिश में खड़ा बहुत रो रहा था और यही दृश्य कहानी की शुरुआत में आप लोगों ने देखा होगा। जोई समझ गया कि किम अपने बाबा का बदला लेने के लिए ही सब कुछ कर रहा है और इसी बीच दूसरी ओर किम खुद आकर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। जोई को भी खबर दी गई कि किम नाम का कोई आदमी कन्फेस करने आया है और किम सिर्फ जोई से ही बात करने को राजी हुआ है। अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन रूम में किम जोई से बात करते वक्त कहता है, मैं कुछ कहने से पहले चाहता हूँ कि हमारी बातें कोई और ना सुने। और तब बाहर से जोई को माइक्रोफोन बंद करने की परमिशन दी जाती है। जोई बोला, तुम ये सब अपने बाबा के लिए कर रहे हो ना, लेकिन ये सब तो अब पूरी तरह से अतीत की बीत चुकी बातें हैं, इसलिए अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। जवाब में किम बोला, तुम सबको तो मरना होगा। मैंने उस दिन उसे तुम्हें मारने के लिए भेजा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर तुम उस रात ही मारे जाते तो इतना कुछ नहीं होता। ली और वो ड्राइवर दोनों ही अपने अपराध छुपाने के लिए और अपराध करते गए और तुम भी उससे बिल्कुल भी अलग नहीं हो। किम ने आगे कहा, मेरे पास उस रात टैक्सी ड्राइवर को मारने की वीडियो है। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा और वो ये है कि तुम्हें पुलिस कमिश्नर को मारना होगा। जोई संग ही संग कहता है, मैं और कोई गलती नहीं करूंगा। तब किम ने उसे 2 ऑप्शन दिए, पहला कमिश्नर का खून करना, दूसरा अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ये वीडियो पब्लिक कर देगा और उसे जेल जाना पड़ेगा। अब जोई के बाहर आने पर सभी जानना चाहते हैं, क्या उसने कन्फेस किया? जोई बोला, वो साफ तौर पर कुछ नहीं बता रहा। मुझे लगता है कि वो शायद मानसिक रूप से बीमार है, फिर भी हमें उसे कुछ दिन यहाँ और रखकर ऑब्जर्व करना होगा। अब इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने एक और पुलिस ऑफिसर को अंदर भेजा, क्या ये बात सच है या नहीं जानने के लिए, लेकिन वो भी यही कहता है कि किम एक मानसिक रोगी है। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने के कारण कमिश्नर किम को छोड़ देता है और इस केस की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी। अब जोई कमिश्नर से मिलने आया तो पता चला कि वो पार्क गया है। फिर उसे डिटेक्टिव ओ से पता चला कि किम को छोड़ दिया गया है, लेकिन किम के पीछे 2 पुलिस अधिकारी को उस पर नजर रखने भेजा गया है। कुछ देर बाद जोई को पता चला कि किम भी अभी उसी पार्क में है जहाँ पुलिस कमिश्नर गए हैं। जोई सब कुछ समझकर जल्दी से कमिश्नर को बचाने निकल पड़ा। रास्ते में उसे किम का कॉल आया, क्या तुमने फैसला कर लिया है? नहीं तो मुझे ही सब कुछ खुद करना होगा, किम ने कहा। लेकिन जोई ने उसे रुकने को कहा, जिस पर किम बोला, मैंने कमिश्नर की गाड़ी में बम रखा है और कुछ ही समय में वो ब्लास्ट हो जाएगा। ये सुन जोई दौड़कर कमिश्नर को बचाने पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। फिर से उसे किम का कॉल आया और बोला कि वो उसके बाबा के असली कातिल को ढूंढ निकाले और साथ ही साथ वो जोई के खून करने वाली वीडियो पब्लिश कर देता है। इसी बीच पुलिस टीम ने भी जोई की वो वीडियो इंटरनेट पर देख ली। डिटेक्टिव हो को कुछ समझ न आकर वो केस को लेकर फिर से छानबीन शुरू करता है और जांच के दौरान डिटेक्टिव हो को पता चला कि किम असल में उस कातिल का बेटा है ही नहीं जिसे कई साल पहले जोई ने गिरफ्तार किया था। फिर उसने डोंग को कॉल कर उससे मिलने को कहा। इसके बाद देखते हैं कि किम अपने शरीर में ड्रग्स के इंजेक्शन ले रहा है और इसके बाद वो बचपन के किम को देखता है। तभी वहाँ जोई चला आया। किम बोला, मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा? मैंने तो केवल एक्टिंग की थी अपने उस दोस्त के लिए जिसे मैं प्यार करता हूँ, और वो कोई और नहीं आपका सबसे प्यारा जूनियर डोंग है, और पता है उसका नाम भी किम है।
दूसरी तरफ डोंग डिटेक्टिव हो से मिलने आया। डिटेक्टिव हो ने उसे कहा, तुम ही पॉल के असली बेटे किम हो ना? मैं सब कुछ जानता हूँ और तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, प्लीज ये सब बंद करो। इसके बाद डोंग और डिटेक्टिव हो के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। डिटेक्टिव हो डोंग को गोली नहीं मार सक रहा क्योंकि वो उनका डिपार्टमेंट का सबसे जूनियर ऑफिसर है। उसके साथ उन्होंने एक बहुत ही अच्छा समय बिताया है। वो उसे छोटे भाई की तरह देखता है, मगर डोंग के लिए शुरू से बदला लेना ही एकमात्र लक्ष्य था। उसने डिटेक्टिव हो पर गोली चलाकर उसे मार डाला। दूसरी ओर किम चोई से कह रहा है कि वो कैसे बचपन से ही डोंग का ख्याल रखता आया है, उससे प्यार किया है, लेकिन ड्रग के ओवरडोज से धीरे धीरे किम मर रहा है। लेकिन मरने से पहले वो चोई से रिक्वेस्ट करता है कि डोंग को ना खत्म करे। इतने में डोंग के फोन से चोई के बेटे को कॉल आता है। चोई समझ गया कि अब वो उसके बेटे का इस्तेमाल कर रहा है। चोई गिड़गिड़ाता हुआ कहता है, प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दो, मैं असली खूनी को पकड़कर तुम्हारे सामने उसे मारूंगा। फिर डोंग ने उसे अभी वो इस वक्त जहाँ है उसका पता दिया। रास्ते में आते वक्त चोई उन सारी चीजों को याद करता है कि डोंग ने किस तरह उनके साथ गेम खेला है। अब चोई उस जगह पहुंचकर डोंग से अपने बेटे की पूछने पर डोंग ने उसके बेटे की ओर इशारा कर कहा, मैं भी उसी की उम्र का था जब मेरे बाबा को ले जाया गया था। भले ही मेरे बाबा का दिमाग कच्चा था, लोग उन्हें पागल पागल कहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कष्टों के साथ पूरी कोशिश की मुझे अच्छे से बड़ा करने में। वो रोज अपना काम खत्म कर ठीक समय में मेरे लिए खाना लेकर आया करते और एक दिन उनके आने में देरी होने की वजह से मैं उनके काम करने वाली जगह पर चला गया और वहाँ जो मैंने देखा मैं खुद को रोक नहीं पाया। सारे लोग मेरे बाबा को ऐसी दिमागी हालत होने के कारण मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें चोट पहुंचा रहे थे और वहाँ कोई एक भी इसका विरोध नहीं कर रहा। इसके बावजूद मेरे बाबा उनकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन मैं इसे सहन नहीं कर पाया और इसीलिए मैंने ही उन सभी के ड्रिंक्स में जहर मिलाया था, जिससे कि उन सभी की मौत हो गई। ये सब सुनकर चोई तो हैरान रह गया। डोंग बोला, मैंने उस दिन आप सभी से कहा था कि मैंने खून किया है, लेकिन आप लोगों ने मेरे बाबा को दोषी मान लिया, मेरे बाबा के खिलाफ झूठा सबूत बनाया, यहाँ तक कि फर्जी गवाह भी ले आए। इसके बाद चोई ने गौर से याद किया तो उसे समझ आया कि ली और वो टैक्सी ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही लोग थे जिन्होंने झूठी गवाही दी थी। इसके कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चला कि मेरे बाबा को मौत की सजा सुनाई गई है और उस दिन से मैं किम से डोंग बन गया। तो मुझे बताएं, आप अब क्या करोगे? क्या आप अपना वादा निभाएंगे? आपने कहा था ना कि असली खूनी को मेरे सामने मारेंगे। तभी पुलिस टीम भी वहाँ आ पहुंची और चोई को सरेंडर करने को कहा। पुलिस को देखकर चोई का बेटा कार से बाहर निकला। डोंग ने चोई से कहा, मेरे बाबा की तरह आपको भी आपके बेटे के सामने खूनी कहा जाएगा। आपके ही बेटे के सामने आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और यही मेरा असल प्लान था। अब इन सब के बाद मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रहा। मुझे मारकर अपना वादा पूरा करे। चोई ये भली भांति समझ चुका है, उसे एहसास हो चुका है कि उनकी एक गलती ने डोंग की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो अपना बचपन सामान्य तरीके से जी ही नहीं पाया। उसने कितना बड़ा पाप किया है और फिर उसने चिल्लाते हुए सारी गोलियां ऊपर आसमान की ओर चला दी। पुलिस चोई को गिरफ्तार करने आई है। इसके बाद डोंग ने उस दिन की बात याद की जब वो चोई के पास आया था ये कहने कि उसके बाबा ने खून नहीं की है। तब चोई ने उसे कहा था, मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारे बाबा अच्छे इंसान हो, तुम अपना मन मजबूत रखो और बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करो। अब इधर आज में चोई ने देखा कि डोंग पिस्तौल लेकर खुद को शूट करने जा रहा है। वो उसके पास दौड़कर उसे रोकने जाता है, लेकिन तब तक डोंग खुद को मार चुका था। चोई डोंग को गले लगाकर खूब रोया। उसी के कारण आज डोंग की मौत हुई है। अब पुलिस की उसे ले जाते वक्त वो अपने बेटे को देखता है। आज उसका बेटा भी उसी जगह खड़ा है जहाँ कई साल पहले डोंग खड़ा था। उसके बेटे के सामने उसे भी एक खूनी कहकर गिरफ्तार किया जा रहा है और इसी दृश्य के साथ ये कहानी भी समाप्त हो जाती है। कहानी के अंत में 1 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ डोंग चोई से कह रहा है, मैंने सुना है आप एक न्यायप्रिय और अच्छे इंसान हैं। तब चोई ने कहा था कि वो एक समय में ऐसा था क्योंकि चोई के अंदर कहीं न कहीं गिल्ट मौजूद था, इसीलिए वो कभी खुद को एक अच्छा इंसान नहीं मान सकता। फिर उसने डोंग से कहा, मैंने सुना है कि तुम मेरी ही यूनिट ज्वाइन करना चाहते हो, पर क्यों? लेकिन डोंग ने कोई जवाब नहीं दिया था। इस कहानी में कानून के सबसे डार्क साइड को दिखाया गया है। बहुत वक्त ऐसा होता है, पुलिस जब कोई केस सॉल्व न कर पाए तो किसी साधारण बेगुनाह इंसान को दोषी ठहराकर जेल भेज दिया करती है।
कई निर्दोष लोगों को ऐसी कई मामलों में अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ती है। इसके अलावा ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि जब किसी व्यक्ति के मन में बदला लेने की भावना जन्म लेती है और वो आग कई दिनों तक जलती रहती है तो वो कितना भयानक रूप ले सकती है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें सपोर्ट करते रहे। हमें आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।